सेल साइकिल रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि एमपीएफ की डिस्कवरी कैसे हुई। तो एमपीएफ की डिस्कवरी की हिस्ट्री शुरू होती है 1971 से। उस समय 3 एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा और अलग अलग समय पर परफॉर्म किए गए। पहला एक्सपेरिमेंट फ्रॉग के oocyte पर किया गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट 1970s के दशक में बडिंग ईस्ट पर किया गया। और तीसरा एक्सपेरिमेंट हंट, रुडरमैन और मॉलर के द्वारा ये अलग अलग समय पर और अलग अलग लेबोरेटरीज में परफॉर्म किया गया। और ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स कन्वर्ज होके एक रिजल्ट देते हैं कि सेल साइकिल रेगुलेट कैसे होती है, वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में फ्रॉग oocyte जो कि लंबे समय तक अरेस्ट रहते हैं G2 फेज में, और वो तब तक अरेस्ट रहते हैं जब तक उनको हार्मोनल स्टिमुलेशन न दिया जाए। ये G2 फेज के oocyte को यदि प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन दे दिया जाए तो G2 फेज से यंग फेज ऑफ मायोसिस में उसका ट्रांजिशन हो जाता है। और इस यंग फेज वाले oocyte का यदि साइटोप्लाज्म लेकर एक ऐसे फ्रॉग के oocyte में इंजेक्ट किया जाए जो G2 फेज में अरेस्टेड है, तो ये इंजेक्शन इस साइटोप्लाज्म का, इस oocyte का जो G2 फेज में था, उसका ट्रांजिशन कराता है यंग फेज ऑफ मायोसिस में। इसमें पहले से कोई हार्मोनल स्टिमुलेशन नहीं दिया गया था। कहने का मतलब ये कि इसका साइटोप्लाज्म, इसमें कुछ ऐसा फैक्टर है जब ऐसे oocyte में जब इंजेक्ट किया गया जिसमें कोई हार्मोनल स्टिमुलेशन पहले से नहीं था, तो उसका ट्रांजिशन काज करता है G2 फेज से यंग फेज ऑफ फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। जो इसका oocyte का मैच्योरेशन करा रहा है, मैच्योर होकर अब एक फॉर्मेशन करा रहा है, तब इसको कहा गया oocyte मैच्योरेशन। और जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर था जो इसका मैच्योरेशन काज कर रहा था, जो इस सेल से लिया गया था, उसको कहा गया मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, जो oocyte के मैच्योरेशन को प्रमोट कर रहा है। और उस फैक्टर को कहा गया एमपीएफ। एमपीएफ एक्टिविटी सोमैटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होती है, जहां पर वो एमपीएफ माइटोटिक सेल्स को जो G2 फेज में होते हैं उनके यंग फेज के ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एमपीएफ जो है एक जनरल रेगुलेटर है ट्रांजिशन का G2 फेज से यंग फेज के लिए, चाहे वो मायोसिस डिवीजन हो रहा हो, चाहे वो माइटोटिक डिवीजन हो रहा हो, वो G2 से यंग फेज का ट्रांजिशन काज कर रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो ईस्ट पर किया गया, और आप जानते हैं कि ईस्ट एक जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है और ये एक फंगस है। इस ईस्ट का डिवीजन उतना ही फास्ट होता है जितना एक बैक्टीरियल सेल का डिवीजन फास्ट होता है। तो इसमें 2 स्पीसीज पाई जा रही हैं। एक बडिंग ईस्ट है जिसमें बड्स बनती हैं, बड्स के द्वारा ये अपने को डिवाइड करता है, और दूसरा फिशन ईस्ट होता है जिसमें पहले लेंथनिंग होती है और बीच से फिर जब ये 2 हिस्सों में, 2 सेल में कट के बढ़ता है। तो इस बडिंग ईस्ट में ऐसा जो परमिसिबल टेम्परेचर था उसमें तो इसका ग्रोथ और डिवीजन प्रॉपरली होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, तो उसमें कुछ टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स पाए गए। और वो टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स जो हैं वो सेल साइकिल को एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी पॉइंट पर अरेस्ट कर देते हैं। और बडिंग ईस्ट में वो जो पर्टिकुलर रेगुलेटरी पॉइंट होता है सेल प्रोग्रेशन के लिए, उसको कहा जाता है स्टार्ट, START। और स्टार्ट को क्रॉस करने के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो इस टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स में नहीं पाई जा रही थी, नहीं बन रही थी। तो ये जो स्टार्ट पैसेज को क्रॉस करने के लिए जो प्रोटीन बनाई जा रही थी, उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था उसको कहते हैं CDC28, सेल डिवीजन साइकिल 28, उस जीन को कहते हैं। और वो एक प्रोटीन को इनकोड करता है, और वो प्रोटीन जो है बडिंग ईस्ट को स्टार्ट पैसेज को क्रॉस करने में हेल्पफुल होता है और बडिंग ईस्ट अपने को डिवाइड करता है। एक दूसरा ईस्ट जिसकी स्पीसीज है फिशन ईस्ट, उसको सैक्रोमाइसिस पोम्बे कहते हैं। उसमें एक सिमिलर म्यूटेंट जीन पाया गया और उसको कहेंगे CDC2 जीन। वो सेल साइकिल का जो प्रोग्रेशन था वो G1 फेज, लेट G1 में, और G2 से यंग फेज के ट्रांजिशन के लिए, ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो CDC2 जीन जो है जिस प्रोटीन को इनकोड करता है, वो प्रोटीन इन दोनों रेगुलेटरी पॉइंट्स को, पहला ये और दूसरा ये, इन दोनों रेगुलेटरी पॉइंट्स को क्रॉस करने के लिए जरूरी होता है, जिससे सेल का कमिटमेंट हो सके कि सेल डिवाइड करे प्रॉपर्ली। इन दोनों म्यूटेंट्स में सेल ग्रोथ सीज कर जा रही थी
और सेल प्रोग्रेशन रुक जा रहा था और सेल डिवाइड नहीं कर रहा था। बाद में जब फर्दर स्टडी हुई तो पाया गया कि ये CDC28 और CDC2 एक बडिंग ईस्ट का ये जीन है और ये फिशर ईस्ट का जीन है। ये दोनों ही जीन फंक्शनली जो हैं होमोलॉगस हैं, एक तरह के फंक्शन करते हैं और ये दोनों जीन प्रोटीन काइनेजेस को इनकोड करते हैं। और ये जो प्रोटीन काइनेजेस हैं ये पहली बार किसी प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन का एविडेंस समझ में आया कि प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन जरूरी है सेल डिवीजन साइकिल में। तो ये जो है प्रोटीन काइनेजेस, ये जो हैं रेगुलेटर्स हैं सेल साइकिल के सभी यूकैरियोट्स में, मतलब वो एक छोटे से यीस्ट में भी जो यूनिसेलुलर है उसमें भी वही प्रोटीन काइनेज है, जो एक इवॉल्व जैसे हम लोग मैमल्स हैं उनमें भी वही यही प्रोटीन काइनेज पाया जा रहा है। और इसलिए ये कंजर्व्ड रेगुलेटर हैं सेल साइकिल प्रोग्रेशन के लिए, शुरुआत से लेके एकदम एडवांस ह्यूमन तक हैं। और इस रेगुलेटर को, इस प्रोटीन काइनेज को आज के समय में कहा जाता है CDK1, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 ये एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है। जो तीसरा एक्सपेरिमेंट हुआ और वो बहुत बाद में अभी हुआ है, और ये सी अर्चन और सर्फ क्लैम, ये तो दोनों इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके एम्ब्रियोज में हंट और उनके कॉलीग्स ने ये देखा 1983 में कि इनके एम्ब्रियोज में दो प्रोटीन्स इंटरफेज के दौरान अकुमुलेट हो रही हैं और जैसे ही एम फेज एंड कर रहा है ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं ये डिग्रेड हो जा रही हैं। तो दो प्रोटीन्स आइडेंटिफाई हुई हंट के द्वारा और उनके कॉलीग्स के द्वारा कि इनका इंटरफेज में अकुमुलेशन हो रहा है और एंड ऑफ माइटोसिस इनका क्विकली बहुत रैपिडली डिग्रेडेशन हो जा रहा है। और इन दो प्रोटीन्स को उन्होंने देखा कि इनका पीरियोडिक पैटर्न है अकुमुलेशन का और डिग्रेडेशन का, एक साथ धीरे धीरे इकट्ठा हुई G2 फेज में, और जैसे ही एम फेज समाप्त होता है वो डिग्रेड हो जा रही हैं। तो इन दो प्रोटीन्स को हंट और उनके कॉलीग्स ने कहा कि ये साइक्लिन्स हैं, और ये दोनों प्रोटीन जो साइक्लिन्स हैं उनको डेजिग्नेट किया गया साइक्लिन A और साइक्लिन B। तो दो नाम से दो प्रोटीन मिल गई, साइक्लिन A और साइक्लिन B। लेकिन अभी इसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया। 1986 में जॉन रुडरमैन और उनके कलीग्स, इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसका डायरेक्ट प्रूफ दिया कि यदि साइक्लिन A का माइक्रो इंजेक्शन फ्रॉग के oocyte में दिया जाए जो कि G2 फेज में अरेस्ट है, तो वो फ्रॉग का oocyte G2 फेज से यम फेज में उसका ट्रांजिशन हो जा रहा है, और ये साइक्लिन A जो है सफिशिएंट है ट्रिगर करने के लिए G2 फेज से यम फेज ट्रांजिशन के लिए। तो ये थोड़ा सा और एडवांस हो गया डिस्कवरी। लेकिन जो अंत में जेम्स मॉलर 1988 रिसेंटली, वो तमाम जगहों से जब ये प्रूफ हो गया कि नहीं ये जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल हैं उस जिसको MPF कहा जा रहा है उसकी एनालिसिस की गई, बायोकेमिकल एनालिसिस हुई और ये कंजर्व रेगुलेटर हैं सेल साइकिल के, तो ये पाया गया कि ये जो MPF है वो दो सब यूनिट्स का बना हुआ है। एक सब यूनिट है इसकी CDK1, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1, और दूसरी जो इसकी सब यूनिट है वो साइक्लिन B है। CDK1 ये कैटेलिटिक सब यूनिट है, ये कैटेलिसिस करती है, और साइक्लिन B जो है ये नॉन कैटेलिटिक है, ये रेगुलेटरी यूनिट है। इन दोनों के कॉम्प्लेक्स बनने से ही ये CDK अपनी कैटेलिटिक फंक्शन को परफॉर्म कर पाता है। मैमेलियन सेल्स में साइक्लिन B की सिंथेसिस होती है और वो CDK1 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और तब जाके वो फंक्शनल होता है और वो G2 से यम फेज का ट्रांजिशन काज करता है। और CDK1 का फास्फोरिलेशन होता है बाद में, और फास्फोरिलेशन से फिर जाके वो एक्टिव हो जाता है और सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। ये एक फिगर है जिसमें कोरिलेशन शो किया गया है MPF एक्टिविटी, अमाउंट ऑफ साइक्लिन प्रोटीन, ये ब्लैक कलर में साइक्लिन प्रोटीन है, और ये स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। G2 फेज में ये जो साइक्लिन है अकुमुलेट होगी, और देखिए यम फेज ये जो है जिसमें यम फेज में क्रोमोसोम्स जो हैं सेपरेट होंगे और साइटोप्लाज्म जो है साइटोकाइनेसिस होगी, डिवाइड होगा, तो उसमें इसकी एक्टिविटी MPF की एक्टिविटी अपने पीक पर होती है, क्लाइमेक्स पर होती है, और यम फेज जैसे ही एंड करता है MPF की एक्टिविटी सडनली ड्रॉप कर जाती है, गिर जाती है, और जो साइक्लिन का कंसंट्रेशन है वो एंड ऑफ यम फेज वो जीरो हो जाता है। बिल्कुल देखिए ये जीरो है। फिर जब यस फेज आएगा तो फिर ये साइक्लिन की सिंथेसिस बढ़ेगी, और साइक्लिन का कंसंट्रेशन जब काफ़ी बढ़ जाएगा तब यम फेज में ये CDK1 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और MPF की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, रेज कर देगा,
और G2 फेज से यम फेज में ट्रांजिशन कराएगा सेल्स का। उसी तरह का ये भी स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि कैसे यम फेज में एमपीएफ की एक्टिविटी बिल्कुल पीक पर हो जाएगी और जैसे ही यम फेज समाप्त होगा यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी एमपीएफ की एक्टिविटी और साइक्लिन प्रोटीन का कंसंट्रेशन भी 0 हो जाएगा। जैसे ही माइटोसिस होगी साइक्लिन्स जो होती हैं उनका डिग्रेडेशन हो जाता है।